मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति शुक्ला एंड वी आर हियर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ करियर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इन द यूनिट पर्सनल मैनेजमेंट। तो जो पर्सनल मैनेजमेंट की यूनिट है ये हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन विद द ब्यूरोक्रेसी इन सिविल सर्विसेज, रिक्रूटमेंट, क्लासिफिकेशन, ये वाले टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड टुडे वी विल ट्राई टू कवर 2 टॉपिक्स इन दिस यूनिट इन अ सिंगल लेक्चर। ठीक है, तो दिस इज लेक्चर नंबर 33 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर एंड ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और इसमें काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसको आप ले सकते हैं एज पर योर नीड। एंड इफ़ यू नॉट इंटरेस्टेड इन द पेड कोर्सेज एंड ऑल्सो यू कैन अवेल द फ्री स्टडी मटेरियल इफ़ यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप गिवन द नंबर हियर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा करियर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो पहला टॉपिक है वो है करियर डेवलपमेंट। सो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द करियर डेवलपमेंट? तो हम सबको पता है कि हम करियर किसे कहते हैं। तो करियर हमारा वो जॉब होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं। ठीक है, अगर कोई एक मेडिकल स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनता है तो जो भी उसका काम होगा इन द मेडिकल फील्ड इन द लॉन्ग रन वो उसका करियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो अपना करियर किस फील्ड में बना रहे हैं? वो मेडिकल साइंस में अपना करियर बना रहे हैं। ठीक है, कोई इंसान अगर बीटेक करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उसका जो करियर होगा यानी कि उसकी जो अनटिल रिटायरमेंट जो उसकी पूरी लाइफ भर का जो काम रहेगा वो इंजीनियरिंग में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि उसने अपना जो करियर बनाया वो इंजीनियरिंग में बनाया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पहले बीटेक करते हैं, फिर उसके बाद एमबीए कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में जो वो लास्ट ऑप्शन होता है जिसको वो लॉन्ग टर्म जॉब के फॉर्म में रखते हैं अनटिल दे गेट रिटायर्ड, वो उनका करियर कहलाता है। ठीक है, इफ़ अ पर्सन ही हैज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या फिर अलग अलग फील्ड की, हम ऐसा भी देखते हैं जब हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, जब हर साल रिजल्ट निकलता है कि बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, दे ऑल्सो गेट सेलेक्टेड इन द सिविल सर्विसेज। ठीक है, और आजकल तो मेजॉरिटी ऑफ देम वहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद वंस दे ज्वाइन द सिविल सर्विसेज तो उसके बाद जो उनका करियर होगा वो पब्लिक सर्वेंट्स में ही होगा, एज अ पब्लिक सर्वेंट ही होगा इन द पब्लिक सर्विस। ठीक है, फिर वो एज अ डॉक्टर या फिर एज ए इंजीनियर अपना करियर नहीं कहला पाएंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने जिस फील्ड में जॉब की है अनटिल द एज ऑफ रिटायरमेंट वो उनका करियर कहलाएगा। फाइन, तो ये तो हो गया करियर की। व्हाट डू वी मीन बाय द करियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द करियर डेवलपमेंट, तो करियर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ द ग्रो, व्हाट इज़ द सक्सेसिव ग्रो और द ग्रोथ इन द पीरियड ऑफ योर जॉब, दैट इज़ कॉल्ड द करियर डेवलपमेंट। कि आपका करियर कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है, आप किस हद तक आप किस लेवल तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज में, इफ़ यू हैव स्टार्टेड एज अ पोस्ट ऑफ द एसडीएम, तो जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं तब तक आप एसडीएम पोस्ट पे होते हैं। वंस योर प्रोबेशन पीरियड इज़ कम्प्लीटेड आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हो जाते हैं फिर आप उसके बाद अंडर सेक्रेटरी लेवल पे या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपको जगह मिल जाती है। फिर उसके बाद आप और ऊपर की जो पोजीशंस होती हैं सेक्रेटेरिएट में, आप वहाँ पे चले जाते हैं एंड यू बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी डिसीजन टेकिंग। ठीक है, तो करियर डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक कंसिडरेशन इन द पर्सनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कि अगर हम गवर्नमेंट की पर्सनल पॉलिसी की बात करें तो उनका वन ऑफ द बेसिक जो कंसिडरेशन है वो हमारा करियर डेवलपमेंट होता है। कि अगर हम करियर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे स्पेशली गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सर्विस में, then we will not be able to attract the talented youth, talented young men and women into the government service. तो करियर डेवलपमेंट हमारे सिविल सर्विसेज के लिए क्यों ज़रूरी है? वाई वी आर टेकिंग इट एज अ टॉपिक इन द पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट की पूरी यूनिट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं उन सब में सबसे ईजी है। ठीक है, हो सकता है कि टॉपिक को लेते लेते थोड़ा सा लेंथी हो जाए बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी टॉपिक्स इन द सिलेबस ऑफ द पेपर 1। तो उसको इसलिए लिया गया है ताकि हम सिविल सर्विसेज के बारे में और ज़्यादा बात कर सकें, जान सकें कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो सो बेसिकली व्हाट आर द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, हम उस टॉपिक को ही पूरा किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो हमने ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज के बारे में देखा कि उसकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है, किस तरीके से क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से लोग उसे कभी कभी मिसयूज़ कर सकते हैं, फिर उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, उसमें रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कैसे होता है। अब हम देखेंगे उसमें करियर डेवलपमेंट होता है किस तरीके से होता है या फिर करियर डेवलपमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इन द पब्लिक सर्विस। ठीक है,
तो करियर डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक कंसिडरेशन इन पर्सनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारे गवर्नमेंट की पर्सनल पॉलिसी में करियर डेवलपमेंट बहुत ही बेसिक कंसिडरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो करियर इज़ अ प्रोग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द फील्ड ऑफ वर्क थ्रू आउट द एम्प्लॉयबल ईयर्स ऑफ द लाइफ। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि करियर जो है वो एग्जैक्टली क्या है। इट इज़ ए प्रोग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान कितना ज़्यादा राइज कर रहा है अपनी पोजीशन में, कितना ज़्यादा डेवलप कर रहा है अपने काम में, वो जो उसका प्रोग्रेशन है उसके फील्ड ऑफ वर्क में, पर्टिकुलरली एक ही फील्ड ऑफ वर्क में, उसे हम करियर कहेंगे। ठीक है, थ्रू आउट द एम्प्लॉयबल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जब तक उसने काम किया है अपनी लाइफ में, जितने भी साल उसने काम किया है, तो उन सालों में उसने कितना डेवलपमेंट, उसने कितना प्रोग्रेस देखा है। ठीक है, तो जितना उसका प्रोग्रेस होगा, जितने साल उसने काम किया है किसी जॉब में, उसे हम करियर का डेवलपमेंट कहेंगे। इट इज़ नोन एज द करियर डेवलपमेंट, द प्रोग्रेशन ऑफ द वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल इन द फील्ड ऑफ द वर्क थ्रू आउट हिज एम्प्लॉयबल ईयर्स। ओके, now sometimes it means devotion to a specialty, sometimes it means a series of employment which are only loosely related to each other. In either case it implies some degree of the success. तो कभी कभी ये होता है कि हम एक स्पेशल फील्ड को लेकर के चलते हैं अपने करियर डेवलपमेंट में, जब बात करते हैं कि अपने करियर में, ठीक है, एज वी टॉक्ड अबाउट कि अगर कोई इंसान है वो मेडिकल प्रोफेशन की एक फील्ड को लेकर के चलता है, कि वो पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही फील्ड के ऊपर फोकस कर रहा है, तो वो मेडिकल प्रोफेशन में उसकी स्पेशलिटी हो गई। तो कभी कभी ये होता है कि देयर आर सो मेनी फील्ड्स विच आर लूजली कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, अगर हम बात करें एक ऐसे इंसान की, से फॉर सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन ऑफ द इसरो साइंटिस्ट, ठीक है, तो अगर कोई इंसान है जो इसरो में साइंटिस्ट है, ही इज़ वर्किंग ऑन द सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, तो अगर वो सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं तो फिर वो जो वेदर फोरकास्टिंग है उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। देन दे कैन बी अ साइंटिस्ट जो बहुत ज़्यादा स्पेस रिलेटेड चीज़ों में, मेटेओराइट्स वगैरह में भी उसकी स्पेशलिटी होगी। तो एक फील्ड है जो कि आपकी स्पेस से रिलेटेड है, या फिर आपकी इंजीनियरिंग, आपकी साइंस से रिलेटेड है, वी कैन से फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन फिजिक्स में भी देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो ऑल्दो अ पर्सन इज मेकिंग हिज करियर इन द फील्ड ऑफ द फिजिक्स, बट देयर आर सो मेनी अदर एलिमेंट्स विच आर लूजली कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, या तो हम किसी पर्टिकुलरली एक ही फील्ड को लेकर जा सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होंगी जो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, वहाँ पे अपना करियर लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही केसेस में देयर हैज़ टू बी सम डिग्री ऑफ सक्सेस, कि ऐसा नहीं है दैट यू आर अ कंप्लीट फेलियर एंड यू थिंक दैट इट इज़ अ करियर एंड इट्स अ करियर डेवलपमेंट। ठीक है, हम अगर अपनी फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी हम उन्हीं लोगों का करियर एग्जैक्टली मानते हैं हु आर हियर टू स्टे, और मे बी हु हैव स्टेड इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, कि हाँ उनका जो करियर था, उनका जो ग्राफ था वो बहुत अच्छा है, या फिर दे हैव मेड देयर इन द फिल्म इंडस्ट्री, मे बी एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्शन डायरेक्टर, एज अ कोरियोग्राफर, या फिर ऐसा कुछ भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दो चीज़ों का काम किया और फिर आप एकदम से गायब हो गए, तो वो आपका करियर नहीं कहलाएगा। फाइन, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द करियर डेवलपमेंट, वी नो इट इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द फील्ड ऑफ द वर्क, कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके उस काम की फील्ड में आपका कितना प्रोग्रेशन है, आपने कितना ग्राफ आपका ऊपर की तरफ गया है, वो आपका करियर डेवलपमेंट कहलाता है। किसी एक फील्ड में भी हो सकता है, किसी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो आपस में लूजली कनेक्टेड है, उसमें भी हो सकता है, बट देयर हैज़ टू बी सम डिग्री ऑफ सक्सेस इन्वॉल्व। ओके ओके, नाउ सो मूविंग है। सो ये स्लाइड यहाँ पे थोड़ा गलती से आ गई है, हमें इसको आगे करना होगा। ओके, हाँ, तो यहाँ से, तो कंडीशन शुड बी क्रिएटेड सो दैट पीपल बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड द गवर्नमेंट सर्विस। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द करियर डेवलपमेंट स्पेशली इन द पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस, के जो हमारा गवर्नमेंट सर्विस है उसमें जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट जिस हिसाब से वो लोग करते हैं, तो उसके लिए करियर डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसको एक ल्यूक्रेटिव, एक अट्रैक्टिव फील्ड बना सकें फॉर द टैलेंटेड यंग मैन एंड वुमेन, कि हम उनसे कह सकें कि हाँ भाई ठीक है, ये जो हमारी फील्ड है पब्लिक सर्विस की, अगर आप आते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो इसमें आपको अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कि ऐसा नहीं है कि आपका एक शॉर्ट टर्म करियर होगा, या फिर आपको करियर में वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी जो मे बी एक प्राइवेट सेक्टर फुलफिल कर सकता है, वो ये ना फुलफिल करे, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव, इट्स अ वेरी नाइस जॉब, आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है इस फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं टैलेंटेड यूथ को, टैलेंटेड यंग मैन एंड वुमेन को, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस जॉब में, एंड ऑल्सो इनको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि वंस दे आर इंडक्टेड इनटू द जॉब, तो वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हैं। ठीक है,
ये सिर्फ उनका करियर इसमें नहीं बनेगा, बल्कि उनको इसमें प्रॉपर सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट करना हमारी पब्लिक सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So steps should be taken to make the public employment worthwhile life work with entrance to the service upon and attractive to young men and women of capacity and character and with opportunity of advancement through the service and growth of the post of distinction and honor। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि जो भी हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है हमारे पब्लिक सर्विस का, उनको प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए टू मेक द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वर्थ वाइल लाइफ वर्क, कि पूरे लाइफ टाइम के लिए अगर कोई इंसान अच्छे से काम करना चाहता है तो उसके लिए ये एक वर्थ वाइल फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, वंस अ पर्सन इंडक्टेड इनटू द सर्विस, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ दिस इज़ नॉट द राइट फील्ड फॉर मी, और मे बी जो मेरी कैपेसिटी और मेरी एबिलिटी है उसे मैं कहीं और बेटर तरीके से यूज़ कर सकता था। ठीक है, सो इट शुड नॉट कम इनटू द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, बल्कि उसको ये लगना चाहिए कि हाँ यही वो सर्विस है, यही वो जॉब है जहाँ पे ना केवल मैं अपने टैलेंट और कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकता हूँ, बट ऑल्सो मेरा एक डेवलपमेंट भी है, एक एडवांसमेंट भी है मेरे करियर में, और मुझे एक सेंस ऑफ रिकग्निशन और स्टेटस भी मिलेगा जो मुझे शायद किसी और जॉब में ना मिल सके, विच इज़ वेरी ट्रू इन द केस ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और इसीलिए हर साल यहाँ पे सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनको इसको लाइफ वर्क बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम के लिए वर्क होना चाहिए विद इंटरेस्ट टू द सर्विस अपॉन अट्रैक्टिव टू यंग मैन एंड वुमेन, और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना चाहिए यंग मैन एंड वुमेन को, जो कि बहुत ही कैपेसिटेटिव हो अपने काम करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी बहुत, उनकी एक कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो कोई भी काम करने के लिए। दे शुड बी वर्थ वाइल फॉर द रिक्विजिट पोस्ट। ठीक है, और ऑल्सो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए फॉर द एडवांसमेंट थ्रू द सर्विस, कि अगर वो सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें उनका एडवांसमेंट होगा, यानी कि उनकी प्रोग्रेस होगी, और जो उनको पोस्ट मिलेगी वो भी एक डिस्टिंक्शन और ऑनर की होगी। ठीक है, यानी कि बहुत ही डिफरेंट पोस्ट होगी, और वो अपनी पोस्ट से, अपनी सर्विस की वजह से एक सेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, एक सेंस ऑफ प्राइड को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो जब करियर डेवलपमेंट की बात आती है तो यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारा पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट है, तो पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट का, या फिर हम ये कहें कि जो हमारा कमीशन है हमारा यूपीएससी, ठीक है, तो हमारे कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू मेक दिस जॉब ल्यूक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव टू द यंग मैन एंड वुमेन, जो कि अपना काम करने में काफ़ी ज़्यादा केपेबल हैं, कैपेसिटी जिनकी बहुत अच्छी है, और वो अपनी लाइफ में जो है इस सर्विस को अपना करियर बनाने में इच्छुक हो, अच्छे से काम करें, और उनको ये भी लगे कि हाँ अगर मैंने इसे अपना करियर बनाया तो मेरा एक प्रॉपर डेवलपमेंट होगा करियर का, और माई जॉब इट कम्स विद अ पोस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन एंड डिग्निटी। ठीक है, thus the career is defined as an honorable occupation which one normally takes up in youth with the expectation of advancement and pursue until retirement। तो इसीलिए करियर को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक ऑनरेबल ऑक्यूपेशन, यानी कि एक रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन होती है जो एक इंसान अपने यंग लाइफ में, जब वो यूथ में होता है, यूथ पीरियड में होता है तब वो उसे ज्वाइन करता है, और अपनी पूरी लाइफ वो काम करता है जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसको उसमें एडवांसमेंट का स्कोप मिलना चाहिए, एडवांसमेंट का जो स्कोप है वो उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, नो करियर डेवलपमेंट कैन बी टेकन इन 2 ways। तो अगर हम बात करते हैं करियर डेवलपमेंट की, तो हम उसको 2 तरीके से देख सकते हैं, हम उसको 2 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट में ये होता है व्हेन द करियर इज़ व्यूड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंड पॉइंट टू ट्रैक द करियर पाथ, कि जब हम किसी भी करियर को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस इंडिविजुअल में उतनी कैपेसिटी है या नहीं है। तो जब हम किसी इंडिविजुअल के करियर को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब हम उसके करियर पाथ को या उसकी एबिलिटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से देखते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट। ठीक है, तो करियर डेवलपमेंट में तो हमें समझ में आ गया कि हमारे करियर होना चाहिए और उसका पर्टिकुलरली डेवलपमेंट होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ वर्क। ठीक है, सो जब हम उसे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंड पॉइंट से देखते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट कहलाता है। नाउ द मैनेजमेंट सीक्स द इंफॉर्मेशन to direct and monitor the progress of the employees and to ensure that the technical and the managerial talent is available according to the organizational needs। ठीक है, तो जो हमारा
क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, सॉरी, हाँ, तो मैनेजमेंट जो है हमारी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है टू डायरेक्ट एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ताकि वो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके, उसे डायरेक्ट कर सके और इंश्योर कर सके कि जो भी उनका मैनेजरियल और टेक्निकल टैलेंट अवेलेबल है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के हिसाब से हो। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो करियर डेवलपमेंट हो, उसका जो भी टैलेंट है वो इस हिसाब से हो कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरत है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है वो उसको मीट करे, ठीक है। सो यहाँ पे जो पहले रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ना कि इंडिविजुअल के हैं। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का करियर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, तो हमें वही सारी टैलेंट्स, वही सारी रिक्वायरमेंट्स एक इंडिविजुअल से चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल के करियर डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि किस हिसाब से हमें कैसे बंदे चाहिए, उनके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, सो दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके, ज़्यादा डेवलप कर सके, ठीक है। नाउ इन द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट एंड सिविल सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट टुडे। और अगर हम बात करते हैं आज के चेंजिंग नेचर में स्टेट के और सिविल सर्विसेज के, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस इंक्लूड होते हैं, इट्स वेरी डायनेमिक इन नेचर, हर चीज़ कोई मतलब हर रोज़ कोई ना कोई नया चैलेंज, कोई ना कोई नई चीज़ सामने आती है, और उस हिसाब से इंडिविजुअल्स को अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ता है कि हाँ हमें किस तरीके से काम करना है, सो दैट वी आर एबल टू मीट दी डे टू डे चैलेंजेस एंड डे टू डे चेंजेस इन द सोसाइटी, ठीक है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं सिविल सर्विसेज की, और जो हमारा स्टेट है उसके डायनेमिज्म को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के जो ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इंडिविजुअल के स्किल्स या नीड्स या फिर उनका करियर डेवलपमेंट उस हिसाब से देखना है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर हम कहें पब्लिक सर्विस में जो हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल के करियर को, उसके टैलेंट्स को, उसकी स्किल्स को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सोचते हैं, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट कहलाता है, फाइन। और आज के जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट। दूसरा जो हमारा करियर डेवलपमेंट है असेस करने का, वो है हमारा इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जो टोटल फोकस है, टोटल एम्फेसिस है, वो आपका इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि इंडिविजुअल का करियर पाथ कैसा जा रहा है, ठीक है, उसने कितनी प्रोग्रेस अचीव की है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स या फिर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, एसेट्रा एसेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, हियर द फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल एंड द थीम इज़ टू आइडेंटिफाई द मेजर करियर गोल्स। कि यहाँ पे जो फोकस है टोटल वो किसके ऊपर है, वो इंडिविजुअल के ऊपर है, और जो इसकी थीम है वो है आइडेंटिफाई करना उस इंडिविजुअल के मेजर करियर गोल्स को, कि उसका मेजर करियर गोल क्या है। से फॉर सपोज इफ ही इज़ वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट, तो उसका मेजर करियर गोल ये हो सकता है कि ठीक है, आई एम वर्किंग एज एन इंटर्न इन अ बिग आर्किटेक्चर फर्म राइट नाउ, बट आफ्टर 5 years डाउन द लाइन मुझे अपनी फर्म खोलनी है, या फिर मुझे अपने आप को एज अ बेस्ट आर्किटेक्ट इस्टेब्लिश करना है मार्केट में, ठीक है। तो ये उसका इंडिविजुअल करियर गोल है, उसको ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने इंडिविजुअल से मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिविल सर्वेंट की बात करें, ठीक है, तो उसका जो इंडिविजुअल करियर गोल है वो ये तो हो सकता है कि मुझे काम करना है, इस तरीके से काम करना है सो दैट आई कैन बी अवॉर्डेड द बेस्ट सिविल सर्वेंट और मे बी द बेस्ट पब्लिक सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेट के बारे में ना सोचे, वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में ना सोचे, और सिर्फ वो अपने ही डेवलपमेंट या अपने ही करियर गोल के बारे में सोचे, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। बिकॉज इन द टर्म्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अ पब्लिक सर्वेंट ही इज़ द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और जो स्टेट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, स्टेट का जितना भी काम हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका प्रोग्रेस ही उसकी प्रोग्रेस को डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो वो जितनी ज़्यादा डेवलप होगी, उसकी फंक्शनिंग जितनी स्मूथ होगी, उतना ही बेस्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन माना जाएगा, उतना ही बेस्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको माना जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है स्टेट का डेवलपमेंट होता रहेगा बट मैं स्टेट से अलग होकर के भी काम कर सकता हूँ, तो वो इन द केस ऑफ द सिविल सर्विसेज इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए कहा गया था कि अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट की हम बात करें, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट है वो पब्लिक सर्विसेज में ज़्यादा रेलिवेंट बैठता है, ओके।
फिर है दे नीड टू अचीव दिस गोल्स, हो गया। द फोकस इज एंटायरली ऑन द इंडिविजुअल एंड इंक्लूड्स हिज करियर। तो इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट में जो फोकस है वो एंटायरली किसके ऊपर है, वो हमारे इंडिविजुअल के ऊपर है और उसके करियर को ये इंक्लूड करता है, ठीक है। फिर दस इन ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट इंडिविजुअल इज ग्रूम्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट में इंडिविजुअल को ग्रूम किया जाता है किस हिसाब से, एज पर द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब बात करते हैं इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट की, तो इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट में हर एक इंडिविजुअल का जो पर्सनल वर्क है उसको एनालाइज किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दिस वर्क इज़ परफॉर्म। इररिस्पेक्टिव कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में उसको परफॉर्म कर रहा है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस से मतलब नहीं होती है, वहाँ पे उस इंडिविजुअल के काम से और उसकी प्रोग्रेस से मतलब होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन से अलग हट के सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के करियर गोल्स के बारे में सोचते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशनल करियर गोल्स की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट की बात आती है, तो वहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से इंडिविजुअल को ग्रूम करते हैं, उसकी स्किल्स को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि करियर डेवलपमेंट क्या होता है। करियर डेवलपमेंट को हम दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, एक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट और दूसरा है हमारा इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ द पर्पस ऑफ द करियर डेवलपमेंट इज टू अट्रैक्ट मोर men and women of talent and ambition in the government, to establish the government service and to attract the best talent in service, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं करियर डेवलपमेंट का, तो उसका गोल क्या होता है। तो जो पर्पस है हमारे करियर डेवलपमेंट का, वो सबसे पहले तो यही है कि हम जितने भी टैलेंट और एम्बिशियस लोग हैं, यंग men एंड वुमेन हैं, उनको हम अट्रैक्ट कर सकें पब्लिक सर्विस के लिए, हमारे गवर्नमेंट में काम करने के लिए, गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए, ठीक है। टू एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट सर्विस एंड टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इन द सर्विस, कि अगर हम गवर्नमेंट सर्विस को इस्टेब्लिश करने के लिए और जो जितने भी बेस्ट टैलेंट है अवेलेबल हमारे पास, उसको अट्रैक्ट करने के लिए सर्विस में हम करियर डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर करियर डेवलपमेंट का ये पर्पस होता है, ठीक है। अब करियर डेवलपमेंट के कुछ दे आर सर्टेन एसेंशियल्स विच आर रिक्वायर्ड, कि अगर हम करियर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ एसेंशियल चीज़ें रिक्वायर होती हैं। वो कौन कौन सी होती है हम देख लेते हैं। तो देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम बात करते हैं करियर डेवलपमेंट की, तो हमें हर किसी को एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेन एंड वुमेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और क्रीड और ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं करियर डेवलपमेंट की, तो करियर डेवलपमेंट हमारा इफेक्टिवली तभी काम कर सकता है व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल, ठीक है। कि जब हम एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सभी लोगों को, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, ऑफ देयर रिलीजन, ऑफ देयर प्लेस ऑफ डोमिसाइल एसेट्रा, ठीक है। एंड देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एंड ऑल्सो इट शुड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि अगर इक्वल काम हो रहा है तो फिर हमें इक्वल पेमेंट उसके लिए करना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना है कि कोई इंसान है जो सेम पोजीशन पे बैठता है लेकिन एक की हम पे ज़्यादा कर दें बिकॉज हमें उसका काम ज़्यादा पसंद आ रहा है, या फिर एक का हम कम पेमेंट करें। सो इस तरीके की चीज़ें इसमें अप्रिशिएट नहीं की जाती हैं, और ये कहा जाता है कि अगर आपको करियर डेवलपमेंट ढंग से फंक्शन करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। नो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट शुड बी गिवन, ठीक है, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको प्रमोशन के लिए भी देना चाहिए और एडवांसमेंट के लिए भी देना चाहिए। कि अगर आप चाहते हो कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी आगे बढ़ने के लिए, उनके करियर में प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। देयर शुड बी सिक्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ जॉब, एंड ऑल्सो विद द करियर डेवलपमेंट देयर शुड बी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब प्रोवाइडेड टू देम, कि उनके पास एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब होना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ठीक है अगर मैंने ये काम किया तो आई माइट गेट फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, या फिर हो सकता है कि मेरी जॉब चली जाए अगर मैंने कोई नया तरीका अप्लाई किया काम करने का, एसेट्रा एसेट्रा। और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज में डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी स्टेबल जॉब, ठीक है, बिकॉज एज दीज पीपल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ऑल इंडिया सर्विसेज ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो इतना आसान नहीं है उनके किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट्स कर पाना, बिकॉज अगर हम प्रॉपरली अमेंड करेंगे तो हमें उसके लिए बिल लाना पड़ेगा, ठीक है।
और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है उनकी, काफ़ी स्टेबल पोजीशन होती है उनकी, एक रेपुटेशन होता ही होता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी होता है विच इज़ वेल रिकग्नाइज इन आवर कंट्री, ठीक है। तो अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो हाँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज जो काम करने का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। दे आर डाइवर्स एरिया ऑफ वर्क्स जिसमें आपको अपना एक्सपर्टीज़ शो करने का मौका मिलता है। अगर कोई इंसान मेडिकल बैकग्राउंड से भी है तो वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों के वैक्सीनेशन दिए जाते हैं बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उसका ठीक से देखना, वो चीज़ें ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हमारा जो हेल्थ मशीनरी जितना भी है हमारे स्टेट का या हमारे पर्टिकुलर एरिया का, वो कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, वो एक मेडिकल बैकग्राउंड का प्रोफेशन का जो बंदा है वो बहुत अच्छे से देख सकता है, ठीक है। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है तो वो अपनी एक्सपर्टीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में देख सकता है दैट हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ बीइंग बिल्ड अप, ठीक है। वो किस तरीके से, अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो नए नए टूल्स हैं उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकता है। एंड देयर सो मेनी थिंग्स जो आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए। और आपका जो भी बैकग्राउंड है स्टडी का, XYZ कुछ भी हो, अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड, बिकॉज आप जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनकी ऑडिटिंग, उनको देखना आप बहुत ढंग से कर सकते हो, आप फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये देखना कि जो आपके यहाँ के जो रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो ढंग से बन रहे हैं, उनमें किस तरीके का मटेरियल यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ एसेंशियल्स की बात करते हैं करियर डेवलपमेंट में, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको बराबरी से मिलनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके प्रमोशन के लिए भी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ जॉब ऑलरेडी है यहाँ पे, और वर्क कल्चर शुड इंश्योर द जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जो वर्क कल्चर हो वो ऐसा हो कि हाँ लोगों को अपने काम से सेटिस्फैक्शन डिराइव हो, ठीक है। सो दे शुड बी पर्टिकुलर जॉब सेटिस्फैक्शन विद वट एवर वर्क दे डू, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ सर्टेन एसेंशियल्स जो कि करियर डेवलपमेंट के लिए होने चाहिए, कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में, पब्लिक सर्विस में करियर डेवलपमेंट हो, अच्छा हो, तो उसके लिए हमें इन मुद्दों पे, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ करियर डेवलपमेंट, कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है उसका। सो करियर डेवलपमेंट एड्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम करियर डेवलपमेंट को बहुत इफेक्टिवली उसको मैनेज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बहुत ही टैलेंटेड और एम्बिशन वाले लोगों को अपनी सर्विस में अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है, हम उनको इसमें इंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इफेक्टिवनेस हो जाती है हमारी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। और उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आते हैं वो ये आते हैं कि इट इंश्योर्स द राइट पीपल फॉर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये इंश्योर करता है कि आपके पास सही तरीके के लोग हो, पीपल ऑफ द राइट कैपेसिटी हो फॉर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बार बार चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उन चीज़ों के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना और चीज़ों को बहुत ही इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना, वो उस पर्सन की क्वालिटी ऑलरेडी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट अट्रैक्ट्स एंड रिटेन दी हाईली टैलेंटेड पीपल, कि ये ना केवल सिर्फ टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करता है बल्कि ऑल्सो उन्हें रिटेन करके रखता है, यानी कि इतनी आसानी से वो लोग ये जॉब फील्ड छोड़ करके किसी और जॉब फील्ड को अपनाते नहीं हैं। दे नॉट ओनली कम एंड जॉइन दिस फील्ड बट दे आर ऑल्सो हियर टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा है इंश्योर्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू माइनॉरिटी एंड वुमेन। तो अगर हमारे मतलब करियर डेवलपमेंट अच्छा है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये भी आएगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ माइनॉरिटीज़ को और वुमेन को, ठीक है। तो वुमेन को जहाँ पे कई जगह पे उनको मतलब उनके साथ जो है एक भेदभाव वाला व्यवहार होता है तो वो यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, उनको पूरा पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपनी कैपेसिटी में अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। एंड ऑल्सो इट रिमूव्स द एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फैक्शन बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। और जो एम्प्लॉयज़ का डिससेटिस्फैक्शन है उसकी भी कंडीशन हट जाती है बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, कि अगर हम उन्हें बेटर प्रॉस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ द करियर डेवलपमेंट, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए, मतलब अगर करियर डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है तो उसमें क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे ये हैं कि सही लोग आएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जो आपके टैलेंटेड लोग हैं हम उनको ना केवल सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं बट ऑल्सो उनको हम रिटेन करके रख सकते हैं। माइनॉरिटीज़ और वुमेन के लिए बहुत अच्छी और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, और एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फैक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर प्रॉस्पेक्ट्स देते हैं डेवलपमेंट के लिए इन दे पर्टिकुलर करियर, ठीक है। अब आता है हमारा व्हाट कैन बी द हिंड्रेंसेस टू द करियर डेवलपमेंट की। अगर हम बात करते हैं करियर डेवलपमेंट में तो उसमें क्या क्या हिंड्रेंसेस आ सकते हैं, ठीक है।
तो पहला तो हिंड्रेंस ये आता है कि इज़ द रिक्वायरमेंट टू लोकल रेसिडेंस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ओनली द लोकल पीपल आर अपॉइंटेड टू सम जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा स्टेट सिविल सर्विसेज में होता है, तो स्टेट सिविल सर्विसेज में जो पहला प्रायोरिटी दी जाती है वो पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को दी जाती है हु आर द डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। कि अगर आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जैसे कि आप एमपी पीसीएस के एग्ज़ाम की बात करें, तो एमपी पीसीएस के एग्ज़ाम में वैसे तो जो उनकी शायद एज लिमिट है फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट, और शायद ये हर स्टेट सिविल सर्विसेज में है, वो 40 ईयर्स तक का होता है। लेकिन इफ़ देर इज़ अ पर्सन हु इज़ आउटसाइड द स्टेट ऑफ द एमपी और द यूपी, तो उनकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए इट शुड बी 28 इन केस ऑफ द एमपी पीएससी, आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने एक बार सेट कर दिया कि ठीक है, अगर हमारे स्टेट का कोई भी बंदा है देन ही कैन अप्लाई अंटिल द एज ऑफ द 40 ईयर्स, बट इफ़ यू आर अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट देन योर मैक्सिमम एज शुड बी ईदर 28 और 30, इट इज़ बिटवीन द टू, ठीक है। तो पहला जो हिंड्रेंस होता है वो ये होता है कि हम लोकल लोगों को कुछ जॉब्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। कि अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे उनका लोकल रेसिडेंस हो, और अगर हम साउथ के कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, या फिर हम तमिलनाडु की बात करें, तो वहाँ पे जो उनके प्रोविंशियल स्टेट सिविल सर्विसेज प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है वो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लोकल लोगों को रिटेन करना, बिकॉज वहाँ की उनको लोकल लैंग्वेज पता होती है, ठीक है। इफ़ यूर अ पर्सन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हो और आपकी पोस्टिंग यूपी में कर दी जाती है या फिर एमपी में कर दी जाती है, और आपको यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज हिंदी है वो इतने अच्छे से नहीं आती है, तो ऑल्दो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी आपका ऑफिशियल काम होता है वो भले ही इंग्लिश में होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रशासन के काम हैं, स्पेशली यूपी की अगर हम बात करें तो हिंदी में अभी भी होते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर भी आता है, जीओ भी आता है, तो वो हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। और कई जगहों पर क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्टेट की है वो भी हिंदी है, और जो हमारी सेकंड ऑफिशियल स्टेट की लैंग्वेज है वो तो उर्दू है यूपी की, ठीक है। तो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी अगर कोई वहाँ के कुछ लोग भी हैं जो आपसे आकर के अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, और अगर वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट द लोकल रेसिडेंट्स, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी नहीं है, तो आप उनकी बात को तभी समझ पाओगे जब आपको उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज आती होगी, ठीक है। तो ये एक जो हिंड्रेंस है करियर डेवलपमेंट में ये आता है, बिकॉज इसकी वजह से अगर कोई बाहर के स्टेट का बंदा है जो आपके स्टेट के बंदे से ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है, तो उसका आना बार हो जाता है। वाई? बिकॉज द प्रेफरेंस इज गिवन टू द पर्सन विद द लोकल रेसिडेंस, कि जो लोकली रिसाइड करते हैं उस स्टेट में या फिर उस जगह पे, हम उनको पहला प्रेफरेंस देते हैं। तो एक तो ये हिंड्रेंस हो गया हमारा करियर डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, समटाइम्स प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेड ओनली इन द डिपार्टमेंट इन विच दे आर सर्विंग, इट रेस्ट्रिक्ट्स द एरिया ऑफ प्रमोशन। भी कई बार ऐसा होता है कि जो प्रमोशन है हमारा वो जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं सिर्फ उसी में होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा एरिया ऑफ प्रमोशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई बंदा रेलवे में काम कर रहा है तो उसका जो प्रमोशन होगा वो रेलवेज के ही डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। उसको रेलवे से निकाल करके हम दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं रखते, नहीं पहुंचाते हैं, अनटिल अनलेस से कोई कहीं से कोई एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन मिला है और निकला है और उस इंसान ने वो पर्टिकुलर एग्जाम या इंटरव्यू क्वालिफाई किया तो अलग बात है। अदरवाइज अगर हम प्रमोशन बेसिस की बात करें तो जो इंसान जिस डिपार्टमेंट का है उसे सिर्फ उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा एरिया ऑफ प्रमोशन है, जो एरिया है हमारा काम करने का, हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है, देयर इज़ अ फीलिंग दैट देयर आर नो इंसेंटिव फॉर एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट जॉब, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, इंसेंटिव्स जिसे कहते हैं। स्पेशली अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो आपको अच्छा काम करने का, या फिर अगर आप अपने टारगेट से ऊपर जाके काम करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो अगर आप चाहे जितना अच्छा काम कर लें आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, आपको सिर्फ आपकी सैलरी मिलेगी, फिर उसके हिसाब से आपका जितने भी ईयर्स में आपका प्रमोशन ड्यू होगा आपको प्रमोशन मिलेगा, बस, ठीक है। सो दे आर नो एक्स्ट्रा पे, मतलब एक्स्ट्रा नो इनकम, नो इंसेंटिव्स, नथिंग इज इन्वॉल्व, ओके। सो दिस फैक्टर इज ऑल्सो डिस्करेज मेनी टैलेंटेड यूथ टू ज्वाइन द पब्लिक सर्विस। तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग इसीलिए पब्लिक सर्विस को अभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि इफ़ दे वांट टू मेक मनी एंड इफ़ दे आर यूजिंग देयर टैलेंट, ठीक है, तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो बट ऑब्वियसली वो मे बी इन द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स ऑफ देयर जॉब वो उस कंपनी के CEO या जनरल मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन अगर वो 20 से 25 साल अपने पब्लिक सर्विस में भी दे देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस स्टेट के पर्टिकुलरली चीफ सेक्रेटरी बन ही जाए, ठीक है। प्लस उनको प्राइवेट सेक्टर में जितने इंसेंटिव्स या फिर जितना उनको कमाई मिल सकती है उतना पब्लिक सर्विस से उनको नहीं मिलती है।
तो ये सारे कुछ यहाँ के शॉर्टकमिंग से कुछ हिंड्रेंसेस हैं हमारे करियर डेवलपमेंट के सिविल सर्विसेज में, जिसकी वजह से कई बार हम टैलेंटेड लोगों को इस सर्विस में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, और कई बार कुछ लोग जॉब आ करके ज्वाइन करके छोड़ के भी चले जाते हैं, ये भी होता है इसमें, ठीक है। तो जो पहला हिंड्रेंस था वो ये था कि हम लोकल रेसिडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये स्टेट सिविल सर्विसेज में ज़्यादा होता है। और कभी कभी जो प्रमोशंस हैं वो सिर्फ कभी कभी क्या, इनफैक्ट प्रमोशंस जो है वो आपके सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही होंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी में जॉब करते हैं तो आपका जो प्रमोशन है वो पीडब्ल्यूडी में ही होगा, वो आपका उठा के इरिगेशन में नहीं कर दिया जाएगा, चाहे उसमें कितनी जगहें क्यों ना खाली हों, ठीक है। और फिर ये है कि आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, इवन इफ़ यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, लेकिन तब भी आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। मे बी आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक पॉइंट मतलब एक अप्रिसिएशन का आ जाए, बट कोई इंसेंटिव इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे हिंड्रेंसेस हो गए, ठीक है। तो हमने देखा कि व्हाट इज़ करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट हमारे पब्लिक सर्विस में क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि हम टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों को अपनी पब्लिक सर्विस में, सिविल सर्विसेज में अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर उसके कुछ हिंड्रेंसेस थे जिसकी वजह से कई सारे कभी कभी टैलेंटेड लोगों से हम हाथ धो बैठते हैं, हम उनको मतलब अट्रैक्ट और रिटेन नहीं कर पाते हैं। फिर ये था कि उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कि पॉजिटिव कौन कौन से रिजल्ट निकल के आते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट ये निकल के आते हैं कि औरतों को और माइनॉरिटीज़ को एक अच्छा मौका मिलता है। फिर प्रमोशन के लिए भी सबको बेटर चांसेस मिलते हैं। राइट काइंड ऑफ द पीपल जो है वो हमारी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ का डिससेटिस्फैक्शन काफ़ी कम कर देते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें देते हैं, ठीक है। और फिर था हमारा कि क्या पर्पस होना, क्या एसेंशियल्स होने चाहिए करियर डेवलपमेंट के। तो एसेंशियल्स तो यही होने चाहिए कि अगर हम चाहते हैं करियर डेवलपमेंट अच्छे से हो सबका, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, प्रमोशन की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब होनी चाहिए और जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा करियर डेवलपमेंट का टॉपिक। नाउ वी कम टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो है हमारा आज का दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो बेसिकली क्या होता है। तो परफॉर्मेंस हमको पता है कि एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो उसका परफॉर्मेंस हो गया। अप्रेजल का मतलब ये हो गया कि हम किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट देना एक तरीके से, उसको कहते हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज पीरियडिकली फॉर डिटरमाइनिंग द आउटपुट ऑफ दैट एम्प्लॉय एंड फॉर डिसाइडिंग हिज प्रमोशन। कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है असेसमेंट का। असेसमेंट किस चीज़ का, कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पीरियडिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है, चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर हम गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो एक साल में एक बार तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता ही होता है, ठीक है। और वो बेसिकली जो आपका सीनियर होता है, आपसे जो ऊपर बैठा होता है वो बंदा करता है, ठीक है। तो जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पीरियडिक बेसिस पे असेसमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का, कि भैया देखें वो काम कर कैसे रहे हैं, किस ढंग से वो काम कर रहे हैं, क्या जितनी रिक्वायरमेंट है उनकी कैपेसिटी का उतना वो काम कर रहे हैं, या फिर वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। तो इन सारी चीज़ों को उनकी फाइल में, उनकी रिपोर्ट में देख करके डिसाइड किया जाता है कि उनका आगे का करियर पाथ कैसा होगा, या फिर उनको प्रमोशन के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो every organization has a system of assessment of performance of the employees periodically for determining the output of that employee and for deciding his promotion। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पीरियडिकली, यानी कि कुछ एक समय के अंतराल पर अपने एम्प्लॉयज़ के काम का जो असेसमेंट है वो किया जाता है और देखा जाता है कि उस एम्प्लॉय का आउटपुट कैसा है, वो कैसा काम कर रहे हैं, और उनका प्रमोशन के हिसाब से डिसाइड करना, ठीक है। Now the purpose of the performance appraisal is to assess the capability of the person in terms of his contribution towards the achievement of organization goals। तो पर्पस ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का कि हमें देखना होता है कि जो इंसान है उसकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में या फिर नहीं किया है। कि अगर किसी इंसान में कैपेसिटी है और उसने अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में काम किया है या हेल्प किया है, तो वो इसका मतलब है कि काम ढंग से कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इट दस सर्व्स द पर्पस ऑफ असेसिंग द एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल एंड ऑल्सो इज एलिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस हिसाब से जब हम उस इंसान का, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या सारे एम्प्लॉयज़ का जब हम असेसमेंट करते हैं, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको जज करते हैं, उनकी रिपोर्ट बनाते हैं, देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस इंसान का जो मतलब काम करने का तरीका है, जो उसका काम करने का ग्राफ है वो कैसा है, उसने ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है। और हम ये भी देखते हैं कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में कितना एलिवेशन होना चाहिए, यानी कि कितना प्रमोशन के उसके चांसेस हैं, कितना स्कोप उसका हो सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो पिन पॉइंट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। और ऑल्सो ये भी देखा जाता है
कि उस इंसान में जो कमियां हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह आ रही है। तो ना केवल उसके काम करने की बेहतरी पर, बट ऑल्सो अगर वो इंसान ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसकी कमियों पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है। Now the performance appraisal is a system of an annual appraisal by the senior of a subordinate। यहाँ पे भी ऑफ होगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एनुअली मोस्टली साल में एक बार होता है। वो अप्रेजल किया जाता है एक सीनियर से अपने पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट का। ठीक है। यानी कि जो बंदा आपसे सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ है वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा कि आपने किस हिसाब से काम किया है, किस ढंग से आपने काम किया है, कितने अच्छे से काम किया है या नहीं किया है। ठीक है। सो इट इज़ जनरली इन द शेप ऑफ अ फॉर्म विच कैरीज द रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क डन एंड जनरली पर्सनैलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ दैट पर्सन। कि जनरली जो है वो एक फॉर्म के शेप में होता है, एक फॉर्म होता है जिसे आपको भरना होता है और उसमें रिपोर्ट होती है उस इंसान ने जो काम किया है वो किस ढंग से किया है और उसने क्या क्वालिटी ऑफ वर्क उसने दिया है। ठीक है। यानी कि उसके काम करने का जो ढंग था वो कैसा था, उससे काम करने की क्वालिटी कैसी थी, ये होता है। और उस इंसान की जो एक जनरल पर्सनालिटी होती है, उसकी जो जनरल इंटेग्रिटी है वो भी उस रिपोर्ट में लिखी जाती है कि उस बंदे में अगर कुछ क्वालिटीज़ हैं तो क्या क्या हैं, या फिर अगर वो करप्ट है तो ये भी लिख दिया जाएगा कि हाँ भाई बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्टाचार इसी से शुरू होता है। ठीक है। सो हिज फिटनेस फॉर द प्रमोशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड। तो इन सारे पॉइंट्स को जब ध्यान में रखा जाता है कि उस इंसान ने काम किया, किस ढंग से काम किया, कितने बेहतरी से काम किया या फिर नहीं किया, उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं या नहीं हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही उस इंसान को प्रमोशन के लिए फिर फिट या अनफिट माना जाता है। ठीक है। टू रिमूव द एम्बिग्यूटी सर्टेन ग्रेड्स आर प्रिस्क्राइब्ड। और एम्बिग्यूटी हटाने के लिए, क्योंकि एक आपका जो सीनियर है बंदा वो रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीनियर से बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। ठीक है। या सिचुएशन ऑपोजिट भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं और जो आपका सीनियर है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर पोजीशंस पे बढ़ें। तो इसके लिए भी वो जो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको ख़राब कर सकता है। ठीक है। तो इन सारी एम्बिग्यूटीज़ ना हो इसलिए कुछ सर्टेन ग्रेड्स बनाए गए कि ठीक है आप ग्रेड के हिसाब से बना दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ा चढ़ा के किसी इंसान के बारे में एक्स्ट्रा तारीफ या एक्स्ट्रा बुराई कर दें। तो ग्रेड्स के हिसाब से जज कर लिया जाएगा कि इंसान ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है कि ग्रेड 3 में है, कि उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, या फिर वो फिट फॉर प्रमोशन है या फिर नहीं है, इस तरीके से। ठीक है। Now the report is written by the reporting officer in a narrative form and evaluated by the reviewing officer and finally endorsed by the senior most officer. This constitutes the confidential role। ठीक है। तो जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर से लिखी जाती है नरेटिव फॉर्म में, यानी कि जैसे एक नरेशन होता है उस फॉर्म में शॉर्ट में लिखी जाती है। और जो आपका सीनियर है वो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कहलाता है जिसने आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाई। ठीक है। तो आपका जो सीनियर है उसने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्टिंग ऑफिसर कहलाएगा। फिर वो जो रिपोर्ट है वो इवैल्यूएट की जाएगी एक रिव्यूइंग ऑफिसर से। एक और ऑफिसर जो उसके ऊपर बैठा होगा वो उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को इवैल्यूएट करेगा, देखेगा कि क्या क्या लिखा है उस रिपोर्ट में, और फाइनली ये जो रिपोर्ट है जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो इंडोर्स करेंगे। ठीक है। यानी कि वो अपना सिग्नेचर उसके ऊपर करेंगे और फाइनली अपनी सील लगा के वो उसको इंडोर्स कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका सीनियर था उसने रिपोर्ट बनाई, उसके ऊपर जो एक रिव्यूइंग ऑफिसर था उसने इवैल्यूएट किया, और फिर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर था उसने आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को इंडोर्स किया। ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉन्फिडेंशियल रोल। तो ये आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल रोल होता है। ये जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है ये मतलब आपको देखने के लिए कम ही मिलती है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस इंसान को भले ही दिखाया जाता है, अदरवाइज इट रिमेन्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। Now, if an adverse remark is made for an officer which is finally endorsed, that particular officer is shown the report and asked to mend his ways। यहाँ पे mend नहीं होगा, MEND mend होगा। ठीक है। तो अगर कोई एडवर्स रिमार्क यानी कि कोई नेगेटिव रिमार्क अगर बनाया जाता है किसी ऑफिसर के लिए कि वो इंसान ढंग से काम नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है या फिर वो अपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, और ये चीज़ उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिपोर्ट में मेंशन हुई है, ठीक है, तो फिर वो रिपोर्ट उस पर्टिकुलर ऑफिसर को बुला के दिखाई जाती है और उनको कभी कभी समन भी किया जाता है, मतलब उनकी रिपोर्ट ली जाती है कि भाई आप काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। और उस इंसान को मतलब इम्प्रूव होने के लिए कहा जाता है, और कभी कभी उनको रिपोर्ट दिखा के कहा जाता है कि आप अपने काम करने का तरीका बदलिए, बिकॉज आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसमें काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स बोले गए हैं आपके बारे में। ठीक है। तो ये भी किया जाता है।
नाउ द सिस्टम हैज़ सम फ्लॉज ऑल्सो सच एज, अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के इस तरीके से कि आपका जो सीनियर ऑफिसर है वो इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा है, नरेटिव फॉर्म में होता है, ये सब कुछ है, तो इस सिस्टम में कुछ फ्लॉज भी पाए गए हैं, कुछ फ्लॉज भी होते हैं। और वो फ्लॉज क्या हो सकते हैं कि फर्स्टली द इवेल्युएशन फॉर्म द क्वालिटीज रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑफिसर ऑफन नॉट डिफाइंड नॉर देयर इज एनी रिपोर्ट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेशल नेचर। तो पहले तो ये देखा जाता है कि जितनी भी जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है एक ऑफिसर के लिए, ठीक है, ना ही उनको डिफाइन किया जाता है और ना ही उसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ उसके परफॉर्मेंस पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाई जाती है तो वहाँ पे कोई यार्डस्टिक फिक्स नहीं है कि ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के हिसाब से अगर ऑफिसर काम कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा, या फिर अगर इन पैरामीटर्स के हिसाब से ऑफिसर काम नहीं कर पा रहा है तो उसका परफॉर्मेंस ख़राब माना जाएगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई पैरामीटर सेट नहीं है, ठीक है, ना ही कोई ऐसा लिखा है कि ये क्वालिटीज़ है जो हम एक अच्छे ऑफिसर से एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वो जो आपका सीनियर ऑफिसर है वो अपने हिसाब से आपकी रिपोर्ट को बना सकता है, ठीक है। और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज है वो भी वैरी कर सकती है कि मानिए आपने कोई चीज़ें बहुत ही सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दी और उस चीज़ के, उस शब्द के कई मतलब निकलते हैं, ठीक है। यानी कि जो लैंग्वेज है, जो रिटन लैंग्वेज है, उसमें एक एम्बिग्यूटी है, एक क्लियर नहीं है वो, और उसकी वजह से आपने चीज़ को किसी और चीज़ को दर्शाने के लिए लिखा, लेकिन जो आपका रिव्यूइंग ऑफिसर है या फिर जो फाइनल सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो उस चीज़ को किसी और ढंग में या किसी और वे से पढ़ता है या फिर उसको एनालाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक लैंग्वेज का एम्बिग्यूटी है वो भी काम कर सकता है। प्लस ये है कि कोई भी प्रेस्क्राइब क्वालिटीज़ नहीं बताई गई है कि हाँ ठीक है ये क्वालिटीज़ एक ऑफिसर की होनी चाहिए और इस हिसाब से पर्टिकुलर ऑफिसर को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो पहला फ्लॉ तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि यार्डस्टिक आर नॉट कॉमनली एक्सेप्टेड एंड डिफरेंट सुपीरियर ऑफिसर्स अटैच डिफरेंट वैल्यूज टू दीज टर्म्स, कि जो यार्डस्टिक है, जिस तरह से हमने कहा कि पैरामीटर्स जो है वो कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं है एंड डिफरेंट सुपीरियर ऑफिसर्स अटैच डिफरेंट वैल्यूज टू दीज टर्म्स, कि जो डिफरेंट जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं तो उनकी नज़र में जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा वैल्यू करती हैं, ठीक है। किसी के लिए पर्टिकुलर क्वालिटी ये है, किसी के लिए ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है, किसी के लिए स्विफ्टली एक्शन लेना ज़्यादा कॉमन करता है, किसी के लिए क्विक डिसीजन मेकिंग ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक सुपीरियर ऑफिसर के लिए जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। तो वो जो इंसान जब अपनी रिपोर्ट दूसरे की रिपोर्ट बना रहा होता है खुद, तो वो उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रह कर के रिपोर्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि वो जो उसका जो पर्सनल मेंशन है चीज़ों का या फिर जो उसका पर्सनल एनालिसिस है वो इस बेसिस पे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन या फिर पर्टिकुलर यार्डस्टिक मेंटेन नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा है बोथ रिव्यूइंग एंड द काउंटर साइनिंग ऑफिसर मे नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द वर्क ऑफ द ऑफिसर। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपका जो सीनियर ऑफिसर है उसने तो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाई, लेकिन जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उसके ऊपर जो बैठा हुआ है, जो इवैल्यूएट करता है, और जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है जो साइन करता है, उसको इंडोर्स करता है, ठीक है, उसको उस पर्टिकुलर ऑफिसर के बारे में या फिर उसके काम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। और ये बहुत ही ट्रू फैक्टर है, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक पेपर पे लिख करके किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में आया, आप उस इंसान को पर्सनली ना जानते हो, ना आपने उसको काम करते हुए देखा है, ठीक है, और आप वहाँ पे साइन कर रहे हैं, उस चीज़ को आप अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि जो आपका सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, जो सीनियर ऑफिसर है जिसने वो रिपोर्ट बनाई है, उसके कुछ पॉइंट्स जो हों वो गलत भी हों, कुछ हो सकता है वो बायस्ड हो, कभी आपके लिए पॉजिटिवली बायस्ड हो सकता है, कभी आपके लिए नेगेटिवली बायस्ड हो सकता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में जो ऊपर के ऑफिसर्स हैं जो इस रिपोर्ट को फाइनली इंडोर्स करते हैं, उनको इस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं होती है, जो इसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कमी है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, ठीक है। एंड द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी कम्प्लीटली रूल्ड आउट, और फिर ऑल्सो की जो एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है हम उसको रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए, ठीक है। हर इंसान उसे अपने तरीके से सुनता है, समझता है और फिर उस हिसाब से एनालाइज करता है, ठीक है। तो ये हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो थे कुछ फ्लॉज थे, उसकी कुछ कमियां थी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है वो कुछ स्टेप्स लेकर के आई, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पहली बात तो रूल ये बनाया कि कोई भी अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होगी, कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट होगी, तो वो एक ब्रीफ रेज्यूमे की तरह होगी और 300 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो जो भी इस इंसान ने काम किया है उसका पर्टिकुलरली मेंशन होना चाहिए,
और अगर कोई स्पेशल अचीवमेंट उस इंसान ने किया है तो वो ज़रूर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने क्या कहा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ये कहा कि जो हमारी ये रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है किसी ऑफिसर के काम करने की, तो उसने क्या काम किया है पर्टिकुलरली वो मेंशन होना चाहिए। कोई अगर स्पेशल अचीवमेंट है तो वो भी मेंशन होना चाहिए। 300 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड ऑल्सो बी ए फॉर्म ऑफ अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कि ये जो है पार्ट होना चाहिए आपके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है वो हर किसी को लीक आउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रेडेशंस होने चाहिए। किन किन बेसिस पे? पहला तो होना चाहिए कि फिट फॉर प्रमोशन। सबसे पहला ये होना चाहिए कि क्या वो इंसान प्रमोशन के लिए फ़िट है। दूसरा, नॉट येट फिट फॉर प्रमोशन, यानी कि अभी तक वो फिट नहीं है प्रमोशन के लिए। और तीसरा होना चाहिए अनफिट फॉर प्रमोशन, यानी कि वो प्रमोशन के लिए बिल्कुल ही अनफिट है, उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो रादर दैन बाकी और कुछ लिखने के सिर्फ 3 ग्रेडेशंस में हमें लिखना चाहिए, फिट फॉर प्रमोशन, नॉट येट फिट फॉर प्रमोशन या फिर अनफिट फॉर प्रमोशन, ठीक है। इन 3 चीज़ों के हिसाब से हमें लिखना चाहिए एक सिविल सर्वेंट की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ठीक है। और अगर कोई अच्छा काम किया गया है उस इंसान का, तो उसका जो प्रॉम्प्ट अप्रिशिएशन है वो फाइल पर ज़रूर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भी सिविल सर्वेंट ने, किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने आपका बहुत अच्छा काम किया है तो उसका एक स्पेशल मेंशन रिपोर्ट पर ज़रूर होना चाहिए। एंड ऑल्सो भी सजेशंस बनाए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस के कि इंडिविजुअल का अपना खुद का जो परफॉर्मेंस का एक एस्टिमेट है उसको जगह मिलनी चाहिए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, ठीक है। वो इसलिए कि हो सकता है कि जो आपका सुपीरियर ऑफिसर है वो आपके असेसमेंट को, आपके काम को उतनी वैल्यू नहीं देता हो, या फिर उसको बहुत ढंग से आपकी रिपोर्ट में ना दिखाए जितना आप बता सकते हो कि ठीक है आपने ये काम किया, या फिर हम अपने परफॉर्मेंस को इस हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो पर्सन की जो अपनी खुद की एक इवैल्यूएशन है परफॉर्मेंस की, उसको जगह उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में ज़रूर मिलनी चाहिए। ये एक सजेशन था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का, ठीक है। तो इसके साथ ही जो हमारे दोनों टॉपिक है करियर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये दोनों हमारे आज फिनिश होते हैं, ओके।